हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 3 था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वो बिगिन कर लिया था, ठीक है, जिसमें आपको याद होगा हम लोगों ने जो पूरा अपना सेक्शन 3 था वो कंप्लीट कर लिया था। देन हमने सेक्शन 7 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एंड देन फाइनली हमने सेक्शन 10A दैट इज व्हाट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज देखो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आज में पढ़ना है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी का जो मीनिंग वगैरह है वो तो हम ऑलरेडी, आपको याद होगा जो अपना लास्ट चैप्टर नंबर 2 था उसमें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, एनपीओ। अब यहाँ पे हमें देखना है बेसिकली कि अगर आपको एक एनपीओ बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कि आपको सीजी से लाइसेंस लेना होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। देन आरओसी को आप एप्लीकेशन किस तरीके से लगाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, ठीक है, देन कन्वर्जन कैसे होगा इस कंपनी का इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, ये सारी जो टॉपिक्स है वो अभी हमें यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो जो यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट है वो वही है जो हमने लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट चैप्टर में बेसिकली कंप्लीट किया था। देखो क्या बोला है, वेयर इट इज प्रूव टू सीजी दैट अ पर्सन और एओपी प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट। मतलब बेसिकली हमें सीजी को ये प्रूव करना होगा कि जो हमारी कंपनी, अगर हम सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो ये 3 कंडीशंस पूरी कर रही है। अगर ये सीजी सेटिस्फाई हो जाएगा तो ही वो हमें लाइसेंस देगा। अब आपको याद होगा वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है। पहला तो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, वही प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या सोशल वेलफेयर या चैरिटी या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, रिलीजन, ये सारे, मतलब प्रॉफिट्स अर्निंग वाले ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एटसेट्रा। सेकेंड हमने पढ़ा था अगर कोई भी इनकम हो जाती है या कोई भी प्रॉफिट अगर हो जाता है तो क्या हमें उसको घर पे लेके जाना है, क्या नहीं, हमें वापस से कहाँ पे लगा देना है, जो ऑब्जेक्ट्स है हमारी कंपनी के, हमें वापस से उसको वहीं लगा देना है। तो अप्लाई प्रॉफिट से पेनी इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। एंड तीसरा पॉइंट क्या था, क्या हमें मेंबर्स को डिविडेंड देना है, क्या नहीं, प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। अगर ये तीनों कंडीशंस एंड है सबके बीच में, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब सीजी जो है वो लाइसेंस इशू कर देगा और कुछ कुछ आपके ऊपर कंडीशंस लगा सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली थी ऑलरेडी, सेम ही चीज है कि सीजी आपको लाइसेंस इशू करके अलाउ कर देगा कि आप अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर्ड हो जाओ। और आपको याद होगा इसमें एक एग्जेम्पशन था बेसिकली कि आपको आपके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है इफ यू आर अ सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी के पीछे क्या आता है, जैसे वर्ड्स आते हैं लाइक फाउंडेशन, फेडरेशन, चैम्बर, एसोसिएशन, ये सारे टाइप के वर्ड्स आते हैं। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो वही सेम चीज है। और इसके अलावा हमने एक बात पढ़ी थी कि उसके बाद में हम जो आरओसी को एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वो तो एप्लीकेशन वगैरह जाएगी ही और आरओसी हमें रजिस्टर कर देगा एज अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। चलो अब बेसिकली यहाँ पे जो रूल नंबर 19 है वो पूरा प्रोसेस बताता है, किस चीज का प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से हम लाइसेंस वगैरह जो है वो लेंगे और किस तरीके से जो हमारी कंपनी है वो रजिस्टर्ड होगी अंडर सेक्शन 8। तो पूरा आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, प्रोसेस। तो ये जो अपना रूल नंबर 19 है वो ही हमें यहाँ पे देखना है। देखो क्या बोला है, क्या है इसकी हेडिंग, लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 फॉर न्यू कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। यानी कोई नई नई कंपनी बन रही है और वो कैसे बनना चाहती है, एज अ सेक्शन 8 कंपनी, तो उसको लाइसेंस की जरूरत होती है। उसका क्या प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देखो क्या बोला है, सबसे पहले कि जो भी पर्सन है या जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है बेसिकली जिसको अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना है एज अ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, तो वो लोग क्या लगाएंगे, वो लोग लगाएंगे एप्लीकेशन। और आपको पता है इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन हमने लास्ट क्लास में कवर कर ही लिया था, वो किस फॉर्म में जाती है, स्पाइस प्लस। उसका फॉर्म नंबर क्या है, INC 32। तो वही सेम फॉर्म में एप्लीकेशन जाएगी आरओसी के पास में फॉर लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे। देखो बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सीजी हमें लाइसेंस देगा। अब सीजी ने यहाँ पे एक तरीके से जो पावर्स हैं उसकी आरओसी के पास ही है, तो ये सारा जो काम होगा वो आरओसी के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएंगे, मतलब हम जो एप्लीकेशन लगाएंगे उस एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो कौन कौन से जाएंगे, वही बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हमने कल पढ़े थे वही वाले डॉक्यूमेंट्स है सिमिलर से। सबसे पहले तो देखो क्या जाएगा, अपना एमओए जाएगा, आर्टिकल्स जाएगा, इसके बाद में जो अपना प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, पीसीए, पीसीएस, पीसीएमए या फिर एडवोकेट, वो एक क्या देगा, वो एक डिक्लेरेशन देगा, ठीक है। क्या डिक्लेरेशन देगा,
कि जो कंपनी है उसके एमओए और आर्टिकल्स जो हमने बनाए हैं, ऑब्वियसली बात है वो नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंपनी के जैसे नहीं होंगे, वो अलग होंगे। सेक्शन 8 को कंप्लाई करने वाले एमओए और आर्टिकल्स होना चाहिए। जैसे मतलब मान लो एमओए, तो एमओए का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, क्या हम उसमें प्रॉफिट अर्निंग लिख सकते हैं? नहीं। उसमें कौन से वाले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? ये वाले जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। तो बेसिकली एमओए और आर्टिकल्स किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। तो वो डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ भाई, एमओए और आर्टिकल्स जो है इस कंपनी के, वो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट है। एंड सेकेंडली वही बेसिक चीज वो डिक्लेयर करेगा कि एक्ट और रूल्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स है विद रिगार्ड टू कंपनी का रजिस्ट्रेशन, वो सब हमने कंप्लायंस किया है। बेसिक चीज है। इसके बाद देखो एक चीज क्या बोली है, और आपको क्या बताना है, आपको एक एस्टिमेट देना है। ठीक है, एस्टिमेट मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, हम एक अप्रॉक्स फिगर बता रहे हैं किस चीज का, कि फ्यूचर में हमारी कितनी इनकम, कहाँ कहाँ से हमें पैसा मिल सकता है, और कितना फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना इतना एक्सपेंडिचर होगा। और अगर आपके पास इनकम आ रही है तो आपको ये भी तो हल्का फुल्का आइडिया होगा ना कि यार सोर्सेस क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा या वट। तो आपको ये बताना होगा सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं। ये एस्टिमेट है, ठीक है। ये क्योंकि अभी तो हम कंपनी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें जो है वो एस्टिमेट ही बताना पड़ेगा कि अगले जो नेक्स्ट 3 इयर्स होंगे उसका हम ये एस्टिमेट दे रहे हैं कि यार इतनी इनकम हमारी हो सकती है, इसे सोर्स से हो सकती है, और इतना हमारा एक्सपेंडिचर हो सकता है। और जो एक्सपेंडिचर होगा मतलब जो हम खर्चा करेंगे वो कहाँ कहाँ पे खर्चा करेंगे, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी आपको बताने हैं, और ये एस्टिमेट आपको देना है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, और इसके बाद में डिक्लेरेशन जाएगा ईच ऑफ द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी पर्सन एप्लीकेशन जो है वो लगा रहा है, वो हर पर्सन डिक्लेयर करेगा कि भाई अगेन सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं बोला है, कंप्लायंस करी है, एंड सो ऑन। चलो, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको किसके पास लगाने हैं? स्पाइस प्लस के साथ में ये लगाने हैं आपको आरओसी के पास में। तो ये तो अपना क्या हो गया, लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 फॉर न्यू कंपनीज। अब वही, अगर सब कुछ सही रहा, सारे कंडीशंस आप पूरी करते हो, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और आरओसी आपको अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट एज अ सेक्शन 8 कंपनी एज अ एनपीओ रजिस्टर कर देगा। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई नई कंपनी है और वो नई नई कंपनी जो है वो अपने आप को कैसे इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, एज अ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, बट अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, यानी वो कंपनी ऑलरेडी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, एज अ कंपनी, लेकिन वो जो कंपनी है वो अभी तक उसने अपने आप को एज अ सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनाया, मतलब उस कंपनी के ऑब्जेक्ट्स वैसे ही हैं, ठीक है, जो एक सेक्शन 8 कंपनी के होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह एक सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो वैसी रेस्ट्रिक्शंस उस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को सेक्शन 8 में रजिस्टर नहीं करा रखा, और अब उसको लग रहा है कि मुझे अपने आप को सेक्शन 8 में रजिस्टर करवा लेना चाहिए, तो वो भी सीजी को अप्लाई कर सकती है, ताकि सीजी उसे क्या इशू कर दे, सीजी उसे लाइसेंस इशू कर दे। तो डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, नई कंपनी अप्लाई कर रही है फॉर लाइसेंस, और इसमें क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी, पहले से बनी हुई है वो कंपनी, और वो कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है। ठीक है, देखो क्या बोला है, where it is proved to CG that a limited company। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, वो जो लिमिटेड कंपनी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, लेकिन वो बनी उन्हीं वाले ऑब्जेक्ट से है, फॉर्म्ड विद एनी ऑब्जेक्ट्स गिवन इन सेक्शन 8। वो उसी ऑब्जेक्ट्स के साथ बनी है जो कौन से वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन 8 वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़े थे। और जो रेस्ट्रिक्शंस लगती है उसके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, वो रेस्ट्रिक्शंस भी कौन सी वाली ही रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शंस भी सेक्शन 8 वाली ही रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो ऊपर वाली 3 कंडीशंस थी ए, बी और सी, वो कंपनी ऐसी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कि वो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स मान रही है। देखो अभी जो हमने यहाँ पे बात की थी, देखो कौन कौन से पॉइंट्स से, आपके ऑब्जेक्ट्स ये सब होने चाहिए, सोशल वेलफेयर वगैरह वाले, प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं वो आप वापस से अपने ऑब्जेक्ट्स में ही लगाओगे, और रेस्ट्रिक्शन है, बेसिकली प्रोहिबिशन है ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये सारी कंडीशंस ही हैं उस कंपनी की। ठीक है, तो अब वो जो कंपनी है वो क्या काम कर सकती है, वो जो कंपनी है वो सीजी को अप्लाई कर सकती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइसेंस चाहिए, कौन सा वाला, सेक्शन 8 वाला। ठीक है, तो सीजी चेक करेगा, और सीजी जो है अगर सब कुछ ठीक लगा उसको, तो सीजी अलाउ कर देगा उस कंपनी को लाइसेंस इशू
कर देगा। ठीक है, तो अगर सीजी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तीनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं, तो फिर सीजी जो है वो लाइसेंस इशू करके अलाउ कर देगा उस कंपनी को कि तुम एज अ सेक्शन 8 कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर हो जाओ, और उसको बोलेगा ऑब्वियस सी बात है कि तुम अपना नेम चेंज कर लो, बिकॉज वो जो कंपनी पहले होगी उसके नाम के आगे उसने या तो क्या लगा रखा होगा, लिमिटेड, या फिर क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी आप सेक्शन 8 कंपनी बन गए हो तो आप ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स को ओमिट कर दो, हटा दो। ठीक है, ये बोल देगा। एंड देन क्या बोला, आरओसी ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर इट अंडर सेक्शन 8। भाई जैसे हमने ऊपर प्रोसेस किया था कि आरओसी को हमें एप्लीकेशन लगानी होगी एंड देन आरओसी हमें रजिस्टर कर देगा, वही सेम चीज यहाँ पे भी होगी। लेकिन ऊपर जो हमने किया था वो न्यू कंपनीज का किया था, तो उसके लिए हमें क्या गिवन था, रूल नंबर 19। अभी जो हम कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, वो हमें कहां पर गिवन है, रूल नंबर 20 में। तो रूल नंबर 20 बताता है कि एप्लीकेशन कौन सी कंपनी लगा रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी लगा रही है। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करने के लिए अंडर सेक्शन 8। अब देखो क्या बोला, जो प्रोसीजर है सबसे पहले तो वही है, आपको एप्लीकेशन लगाना होगा और एप्लीकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। ठीक है, तो जो भी अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है, अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है विच इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, वो एप्लीकेशन लगाएगी। अब आप एक चीज याद करो, ऊपर हमने पढ़ा था कि वो जो कंपनी है वो स्पाइस प्लस में एप्लीकेशन लगा रही है क्योंकि उसको इनकॉर्पोरेट होना है, बट यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो क्या जो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है तो वो वापस से इनकॉर्पोरेट थोड़ी होगी स्पाइस प्लस में, तो स्पाइस प्लस फॉर्म थोड़ी ना जाएगा। तो इस केस में स्पाइस प्लस फॉर्म नहीं जाएगा, इस केस में जो है वो कौन सा फॉर्म जाएगा, INC 12, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, इसीलिए यहाँ पे स्पाइस प्लस फॉर्म नहीं जाएगा। तो एप्लीकेशन जाएगा इन द फॉर्म INC 12 ROC के पास में फॉर लाइसेंस अंडर सेक्शन 8। ठीक है, और सेक्शन 8 के अंडर हमें लाइसेंस चाहिए, उसके लिए हम ये फॉर्म लगा रहे हैं और साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे। तो देखो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, वही EMOA ई आर्टिकल्स, ये जाएगा सेम है। डिक्लेरेशन जाएगा बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, वही सेम चीज है कि MOA और आर्टिकल्स कंप्लाई विद सेक्शन 8 एंड रूल्स, और ऑल एक्ट एंड रूल्स रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड, वही सेम चीज लिखी हुई है जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि हमें डिक्लेयर करना है, हमने MOA आर्टिकल्स को एज पर सेक्शन 8 बना लिया है और एक्ट और रूल्स की सारे रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने कंप्लाई कर ली है। अच्छा, इसके बाद ये नया पॉइंट है, देखो क्या जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो अभी तक कुछ ना कुछ काम तो कर रही होगी, तो हमें एक डिटेल्ड स्टेटमेंट लगाना है। क्या दिखाते हुए, शोइंग कंपनीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हमें कंपनी के असेट्स और कंपनी की लाइबिलिटीज दिखानी होंगी। ठीक है, बिकॉज एग्जिस्टिंग कंपनी है। कब दिखानी होंगी, एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन हम लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं एप्लीकेशन लगा रही हूँ 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल पे कंपनी की कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, वो मुझे दिखानी होंगी। या फिर देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार आज ही मुझे एप्लीकेशन लगानी है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आज की डेट तक मैं असेट्स और लाइबिलिटीज दिखा दूं। तो इसीलिए क्या बोला कि अगर आप सेम डेट तक का नहीं लगा पाते हो असेट्स एंड लाइबिलिटीज का स्टेटमेंट, आप थोड़ा सा पहले का लगा दो। कितना, विद इन 30 डेज प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन डेट। इसका मतलब क्या बोला, 1 अप्रैल को अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो उससे 30 दिन पहले का आप स्टेटमेंट लगा सकते हो। ठीक है, मतलब आप मार्च की स्टार्टिंग पे जो भी आपके असेट्स है, जो भी आपके लाइबिलिटीज थे, आप वो लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमें डिटेल स्टेटमेंट लगाना है असेट्स और लाइबिलिटीज का। इसके बाद देखो क्या बोला, ऑब्वियसली बात है एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी को अभी हम रजिस्टर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 8, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे रिजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स पास करेंगे BR, और जनरल मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास होगा कि भाई हमें हमारी कंपनी को क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है अंडर सेक्शन 8। तो वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी हमें लगानी होगी कि हमारे डायरेक्टर्स और हमारे मेंबर्स अप्रूव करते हैं कि हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाए अंडर सेक्शन 8। एंड लास्ट में डिक्लेरेशन जाएगा हर पर्सन का, जो पर्सन एप्लीकेशन लगा रहा है। तो ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हैं, बस आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अलग से याद करने हैं, बाकी 3 तो सेम ही है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो हमने ये कर लिया एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अब नई कंपनी थी तो उसमें तो इतना सा ही करना था, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट लगा दो, ROC आपको अलाउ कर देगा। लेकिन क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कंपनी है तो इसमें एक्स्ट्रा और भी स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। अब इस कंपनी को एक्स्ट्रा क्या काम करना पड़ेगा, इस कंपनी को नोटिस पब्लिश करना होगा। देखो बिकॉज ऑब्वियसली बात है इस कंपनी के साथ में बहुत सारे और भी लोग जो है वो कनेक्टेड होंगे, बिकॉज इट इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो ऑब्वियसली बात है हमें अभी उनको बताना होगा कि भाई अभी से
हम क्या करने वाले हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर करने वाले हैं अंडर सेक्शन 8। तो ये सबको बताना भी तो जरूरी है, हो सकता है किसी को उस चीज से प्रॉब्लम हो जाए, या बताना भी तो इम्पोर्टेंट रहेगा ना कि अभी से हमारी कंपनी सेक्शन 8 बनेगी, तो उसके लिए हम एक नोटिस पब्लिश करेंगे। तो क्या बोला, कंपनी शेल विद इन 1 वीक फ्रॉम मेकिंग द एप्लीकेशन। ऊपर जो हमने एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन लगाने के अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी को एक नोटिस पब्लिश करना होगा। ठीक है, अब ये नोटिस कहाँ कहाँ पे देगी कंपनी, देखो नॉर्मली आप ये याद कर लो कि जब भी हमें एडवर्टीजमेंट देना है या नोटिस पब्लिश करना है तो ये 2 टाइप के न्यूज़पेपर्स में जाता है। एक तो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, और एक जाता है वर्नाक्युलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, मतलब लोकल लैंग्वेज। ठीक है, लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में जाता है, ताकि जो लोकल्स हैं वो भी उसको पढ़ पाए। ठीक है, और इंग्लिश वाले में जा रहा है तो मतलब बेसिकली हम चाहते हैं पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाए। तो इसीलिए जो नोटिस है ये 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। एक किस में होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और एक किस में होगा, वर्नाक्युलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, एंड वेबसाइट्स पे भी जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बोला, नोटिस पब्लिश तो होगा ही होगा, और जो नोटिस की कॉपी है, फोर्थ विद का मतलब होता है इमीडिएटली। ठीक है, मतलब जैसे ही हमने नोटिस पब्लिश किया उसकी कॉपी साथ में हमें और किसको भेजनी है, आरओसी को, एज अ प्रूफ कि भाई हमने ये नोटिस भी पब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो अपना पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, पब्लिशिंग नोटिस। इसके बाद में एक आता है पॉइंट नंबर 3, अप्रूवल ऑफ अथॉरिटीज। जो आरओसी है वो बोल सकता है उस एप्लीकेंट को जो कि एप्लीकेशन लगा रहा है, मतलब बेसिकली जिसको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, तो आरओसी उसको बोल सकता है कि यार ये अथॉरिटीज है, इन अथॉरिटीज का पहले अप्रूवल ले लो। जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है, कहीं इनको प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी चीज से, तो आप एक बार इनका अप्रूवल ले लो। तो आरओसी चाहे तो बोल सकता है कि हमें कुछ कुछ अथॉरिटीज का अप्रूवल चाहिए, तो आप इनका अप्रूवल ले आओ। तो वो भी फिर हमें अप्रूवल भी लेके और लगाना होगा विद एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद में सब कुछ हमने कर लिया, एप्लीकेशन लगा दी, पब्लिश कर दिया नोटिस, अप्रूवल ले दिया। अब क्या बोलेगा यहाँ पे जो आरओसी है, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, यानी या तो वो आपको लाइसेंस इशू करेगा या फिर वो आपको लाइसेंस इशू नहीं करेगा। तो अब डिसीजन मेकिंग करेगा आरओसी कि वेदर आपको लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और ये डिसीजन लेने से पहले वो ये सारी चीजें कंसिडर करेगा। क्या क्या चीजें वो कंसिडर करेगा बिफोर मेकिंग डिसीजन, देखो सबसे पहले तो क्या बोला कि वो क्या चेक करेगा, 2 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई है उससे पहले के 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे लेट्स से मैंने एप्लीकेशन लगाई है 2026 में, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 में लेट्स से, तो क्या बोलेगा वो, पिछले 2 साल के, पिछले 2 साल के। तो एक तो वो किसका चेक करेगा, 25-26 का, और एक वो किसका चेक करेगा, 24-25 के। इन दोनों ईयर्स के वो क्या चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी को बने हुए 1 ही साल हुआ है, यानी कंपनी बनी ही कब है, 2025 में बनी है। तो अगर 25 में ही बनी है तो क्या आप 24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां से लेके आओगे, भाई है ही नहीं। तो अगर बनी ही कंपनी 1 साल पहले है तो वो 1 साल की ही चेक कर लेगा। ठीक है, इफ कंपनी हैज फंक्शन ओनली फॉर 1 ईयर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 1 ईयर। अच्छा, उस कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट्स होंगे, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी, ऑब्वियसली बात है कंपनी है तो कंपनी में ऑडिट होना भी कंपलसरी होती है। ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट मतलब जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं, इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह, इसको भी वो चेक करेगा। ठीक है, अच्छा, हमने नोटिस पब्लिश किया था, तो हमने क्यों पब्लिश किया था, कि सबको पता लग जाए कि हम अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 8, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन आरओसी को बता देगा कि भाई ये जो कंपनी है ये झूठ बोल रही है, ये सेक्शन 8 का काम ही नहीं करती है, ये तो प्रॉफिट कमाती है, ये फ्रॉड करने के लिए ऐसा कर रही है, हमें इस पे शक है। जो भी टाइप का ऑब्जेक्शन है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन नोटिस पब्लिश होने के 30 डेज में किसको दे देगा, आरओसी को। तो आरओसी उस बंदे का ऑब्जेक्शन भी कंसिडर कर लेगा कि क्या ये बंदा सही बोल रहा है और क्या ये गलत बोल रहा है। और फाइनली जो अथॉरिटीज थे जिससे आपको कहा था आरओसी ने कि जाके अप्रूवल लेके आओ, तो उन अथॉरिटीज से भी कंसल्ट कर लेगा। ठीक है, कोई रेगुलेटर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, कोई भी है अथॉरिटी, उससे भी वो कंसल्ट कर लेगा कि यार इस कंपनी को हमें अलाउ करना चाहिए कि नहीं अलाउ करना चाहिए। तो ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद आरओसी डिसाइड करेगा लाइसेंस आपको मिलना चाहिए या लाइसेंस आपको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लाइसेंस मिल गया,
अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो फॉर्म होता है, ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे नहीं कि आपको यस बोल देंगे कॉल करके, नहीं, सब कुछ एकदम प्रॉपर मैनर में होता है, तो हर एक चीज का फॉर्मेट होता है। तो अगर न्यू कंपनी थी आपकी, जो हमने पहले पढ़ा था, है ना, न्यू कंपनी है और न्यू कंपनी को लाइसेंस अगर देना है तो उसका फॉर्म रहेगा INC 16। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं एग्जिस्टिंग कंपनी, उनको अगर लाइसेंस देना है, ठीक है, तो उसका फॉर्म क्या रहेगा, INC 17। ये हो सकता है आपसे MCQ में पूछ ले कि यार लाइसेंस का क्या फॉर्म रहता है सेक्शन 8 कंपनी के केस में। न्यू कंपनीज के लिए INC 16 एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए INC 17, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है, ROC में डायरेक्ट द कंपनी टू इंसर्ट कंडीशंस ऑफ लाइसेंस इन MOA आर्टिकल्स या बोथ। अब हमने पढ़ा था ना कि जो ये सेक्शन 8 में रजिस्टर करने के लिए अगर परमिशन दिया जा रहा है, आपको लाइसेंस इशू किया जा रहा है, तो हो सकता है वो आपके ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगा दी कि आपको ये सारे कंडीशंस माननी होगी। तो जो भी आपके ऊपर कंडीशन लगाई है, ROC आपको ऐसा भी बोल सकता है कि यार ये जो कंडीशन हमने लगाई है इसको तुम अपने MOA या आर्टिकल्स या दोनों में ही लिख लो। तो अगर ऐसा आपको बोला गया है तो आपको लिखना होगा। तो ये जो अपना पूरा प्रोसेस है किसका हो गया, एग्जिस्टिंग कंपनीज किस तरीके से लाइसेंस ले सकती है। तो हमने न्यू कंपनीज का प्रोसेस भी पढ़ लिया लाइसेंस का, एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज का भी हमने प्रोसेस पढ़ लिया लाइसेंस का, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको स्टार लगा लेना। देखो क्या टॉपिक है ये, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस बाय CG। देखो CG ने आपको लाइसेंस दिया है, जैसे अगर हमें किसी चीज की परमिशन मिलती है अपने घर वालों से, तो परमिशन मिलती है तो हमें साथ साथ कुछ कंडीशन, जैसे मान लो आपको किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप अपने घर पे जिद करते हो या रिक्वेस्ट करते हो कि हमें जाने दो, ये वो, है ना, XYZ। तो मम्मी आपके ऊपर कंडीशन लगाती होगी, है ना, कि देख पापा के आने से पहले घर पे आ जाना, या अच्छे फ्रेंड्स के साथ ही जाना, ये एरे गहरे फ्रेंड्स के साथ मत जाना, ड्रिंक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्मोक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर पता चला तो पैर तोड़ दूंगी। ऐसे उल्टे फुल्टे कंडीशन भी आपके ऊपर लगा के भेजी जाती है ना। तो अगर मान लो आपने कंडीशन, जैसे मान लो आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप वहां पे गए और आप ड्रिंक कर रहे थे और आपकी फ्रेंड ने गलती से जो है फोटो वगैरह क्लिक करके स्टोरी पोस्ट कर दी, स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पे, और आपकी मम्मी ने वो देख लिया, तो क्या वो आपको अलाउ करेंगी कि तुम कंटिन्यू करो उस पार्टी में? वहीं का वहीं फोन करके क्या बोलेंगे, चुपचाप घर आ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमें किसी चीज की परमिशन मिली है तो कुछ कंडीशंस के साथ मिली है, तो अगर हम वो कंडीशंस ब्रीच करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो क्या हमें वो परमिशन कंटिन्यू होगी? नहीं, वो हमसे छीन लिया जाएगा। जो हमें पावर मिली है वो हमसे छीन ली जाएगी, जो हमें काम करने के लिए अलाउ किया गया है अभी हमें वो काम करने के लिए मना कर दिया जाएगा कि अब तुम नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर भी वही चीज है कि जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या कहा था कि हम तुम्हें लाइसेंस दे रहे हैं तो तुम जो है ये सारे कंडीशंस मानोगे, सेक्शन 8 की कंप्लायंस करोगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो सोशल वेलफेयर वाले रखोगे, कुछ भी उल्टा फुल्टा काम नहीं करोगे और पब्लिक इंटरेस्ट में सारा काम करोगे। अगर आगे जाके CG को लगा कि तुम उल्टा फुल्टा काम कर रहे हो तो CG के पास पावर है, उसने लाइसेंस दिया था तो वो लाइसेंस रिवोक भी कर सकता है, तुमसे लाइसेंस छीन भी सकता है, ठीक है। अब अगर वो तुमसे लाइसेंस छीन लेगा तो वो क्या क्या कर सकते हैं, आप सुनो एक बार, पहले हम इसकी ना समरी डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ये पूरा टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। देखो CG ने अगर आपको लाइसेंस दिया है तो CG के पास पावर है आपके लाइसेंस को वो रिवोक भी कर सकता है, ठीक है। अब अगर उसने आपके लाइसेंस को रिवोक कर लिया तो अब क्या होगा आपके साथ, या तो वो आपको बोल देगा कि भाई तुम्हारे बस की ही नहीं है एज अ सेक्शन 8 कंपनी काम करना, तुम बार बार कहां पर पहुंच जाते हो, तुम्हें प्रॉफिट कमाने की आती है दिमाग में, तुम्हें वो सारे काम करने होते हैं हमेशा जो कौन सी वाली कंपनी कर रही होती है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो जब तुम्हें पैसा ही कमाना है, तुम इतने लालची ही हो, तो सोशल वेलफेयर में काम ही मत करो, अपने आप को कन्वर्ट कर लो, किसमें कन्वर्ट कर लो, इनटू अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी, और अपने नाम के आगे लगा दो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। तो या तो वो आपको क्या बोलेगा, भाई कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या फिर वो आपको ये भी बोल सकता है कि यार तुम्हारे बस की नहीं है अकेले काम करना, तो तुम क्या काम करो, अमेलगमेशन कर लो, मतलब तुम मर्ज हो जाओ किसी दूसरी सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी के साथ में जिसके ऑब्जेक्ट्स तुम्हारी वाली कंपनी से मैच होते हैं, तो तुम दोनों मिलकर काम कर लो, क्योंकि तुम्हारे अकेले की बस की बात ही नहीं है। तो या तो वो तुम्हें अमालगमेट करने के लिए बोल देगा, या फिर तुमने मान लो हद पार कर दी, एकदम ऐसे उल्टे फुल्टे काम किए, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम किए, तो वो ये भी बोल सकता है भाड़ में जाओ, अब तुम्हारा हम बाइंडिंग अप ही करवाएंगे, तुम लायक ही नहीं हो एज अ कंपनी ऑपरेट करने के, ठीक है, तो हम तुम्हें बाइंडिंग अप ऑर्डर पास करके बंद ही करवाएंगे। तो वो इन तीनों में से कोई चीज कर सकता है,
आफ्टर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी देखो हमें यहाँ पर पढ़ना है। चलो, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अब देखो क्या बोला है, सीजी में रिवोक द लाइसेंस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। अब कब कब किस किस केस में सीजी आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है? अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन कर रही है, मतलब कंपनी नहीं मान रही है क्या सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट्स, या जिस कंडीशंस पे आपको लाइसेंस मिला था। सीजी ने आपको कंडीशन लगाकर दी होगी, हमने पढ़ा ना कि वो कंडीशन भी लगा सकता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वो जो कंडीशंस आपने नहीं मानी, तो इस बेसिस पे आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। या फिर आपकी कंपनी के अफेयर्स किस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं, आपकी कंपनी के अफेयर्स इस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हो, आप वॉयलेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके ऑब्जेक्ट्स में तो क्या लिखा हुआ है, आप सोशल वेलफेयर करोगे, आप चैरिटी करोगे, पीठ पीछे से प्रॉफिट कमा रहे हो, मेंबर्स को प्रॉफिट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, तो अपने ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में जाकर आप काम कर रहे हो, तब भी रिवोक किया जा सकता है। या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रहे हो, इनमें से आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो सीजी के पास पावर है टू रिवोक द लाइसेंस जो कि उसने इशू आपको किया था। अब अगर उसने आपका लाइसेंस रिवोक कर लिया, तो वो क्या कर सकता है, या तो वो कंपनी को डायरेक्शन देगा कि भाई तुम अपने आप को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, अपना स्टेटस कन्वर्ट कर लो, एक पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बना लो और अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स को ऐड कर लो, बात खत्म, सेक्शन 8 में कंटिन्यू करो ही मत। या फिर अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में उसको लगता है कि यार ये कंपनी को हम क्या करते हैं, किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ में अमालगमेट कर देते हैं, तो वो आपको अमालगमेट करने का मतलब मर्ज करने का, कि तुम दोनों कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन जाओ और ऐसे ही काम कर लो, ठीक है, अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वो डायरेक्ट कर देगा उस कंपनी को कि तुम एक दूसरी, अच्छा ऐसे नहीं है कि एक सेक्शन 8 कंपनी हो गई और एक दूसरी प्रॉफिट वाली नॉर्मल कंपनी हो गई, उनको अमालगमेशन नहीं करवाएगा वो, आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, तो जिस कंपनी के साथ में वो आपको अमेलगमेट करने के लिए बोल रहा है, वो दूसरी वाली कंपनी भी सेक्शन 8 कंपनी ही होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट्स भी सिमिलर होने चाहिए। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो उसका भी सिमिलर टाइप का ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगी तो फिर क्लैश हो जाएगा। तो अमेलगमेटेड विद अदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, और वो आपको क्या बोल देगा कि भाई एक ही सिंगल कंपनी तुम लोग बना लो, और उस कंपनी की पावर्स, राइट्स, अथॉरिटी, प्रिविलेज, लाइबिलिटीज, राइट्स और लाइबिलिटीज कैसी होंगी उस कंपनी की, जैसा सीजी बोलेगा वैसा। तो या तो आपको क्या बोल देगा कि भाई तुम अमालगमेशन कर लो, ठीक है। और देखो थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि वो तुम्हारी कंपनी को और क्या बोल सकता है, वो तुम्हारी कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम्हारी कंपनी का क्या करवा दिया जाएगा, वाइंडिंग अप, ठीक है। तो या तो अमालगमेशन करने का ऑर्डर पास करेगा, या फिर डायरेक्टली वाइंडिंग अप ऑर्डर भी पास कर सकता है सीजी, ठीक है। लेकिन एक चीज बोली है कि मान लो आपकी कंपनी का अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर सीजी बोल रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो वाइंडिंग अप पे क्या होता है, अपने पास में असेट्स होते हैं, हम उस असेट को सेल करते हैं, और असेट को सेल करके जो भी पैसा आता है उससे हम सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। और अगर मान लो कोई पैसा बच जाता है, बैलेंस, तो नॉर्मल जो प्रॉफिट वाली कंपनीज होती है उसमें वो जो मेंबर्स होते हैं, उस कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो उस पैसे को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी थी, सेक्शन 8 कंपनी थी, तो यहां पर अगर कोई बैलेंस पैसा बचेगा तो क्या मेंबर्स के पास पावर है कि वो उस पैसे को अपने घर पे ले जाए? नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं हो। तो जो बचा हुआ पैसा है उसके साथ देखो क्या होगा, देखो क्या बोला है, इफ ऑन वाइंडिंग अप, अगर कोई असेट्स बच जाते हैं सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद में, तो उन असेट्स के साथ क्या किया जाएगा, मेंबर्स को तो नहीं देंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम उन असेट्स का, या तो क्या बोला, उन असेट्स को ट्रांसफर कर दो, किसको, किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को। अल्टीमेटली सेक्शन 8 कंपनी का ही काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर वगैरह का। तुम्हारी वाली कंपनी के पास कोई असेट्स हैं तो तुम घर पे तो लेके नहीं जाओगे, तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को, ताकि वो उसको सोशल वेलफेयर के काम में यूज कर सके। तो ट्रांसफर टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दोगे। जिस तरीके से ट्राइब्यूनल बोलेगा उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे जो बचे कुचे असेट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर असेट्स थे आपके 5 करोड़ के और लाइबिलिटीज थी आपकी 3 करोड़ की, तो जो 2 करोड़ रिमेनिंग पैसा बचा है उसका क्या करना है वो बोल रहा है। तो या तो क्या बोला कि आप किसको दे दो, किसको ट्रांसफर कर दो, दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को, ट्राइब्यूनल बता देगा कैसे कैसे करना है। या फिर क्या बोला, मे बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स देयरऑफ टू बी क्रेडिटेड
टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। क्या बोला कि जो ये 2 करोड़ के असेट्स बचे हुए हैं, या तो आप इनको सेल कर दो, सेल करके जो 2 करोड़ का अमाउंट आएगा उसको आप कहां पे ट्रांसफर कर दो, उसको आप ट्रांसफर कर दो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड बना हुआ है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये अपना फाइनल में आता है आईबीसी। बेसिकली अगर किसी भी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए पूरा ये कोड बना हुआ है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो उसके अंडर एक फंड बना हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। तो ये बचा हुआ पैसा आप कहां पर ट्रांसफर कर दो, इस फंड में ट्रांसफर कर दो। तो ये 2 काम कर सकते हो आप, अपना पैसा घर पे लेके नहीं जा सकते हो एक्सेस वाला, ठीक है। चलो, तो ये अपना पूरा हो गया कि सीजी क्या क्या आपको करने के लिए बोल सकता है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो, अब इसके बाद में आपको एक पेनल्टी दे रखी है कि अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है, पेनल्टी आपको बुक से रीड कर लेंगे। देखो पेनल्टीज भी बहुत सारी होती है। अब आप हो सकता है एक पेनल्टी याद करोगे तो सेकंड वाले भूल जाओगे, हो सकता है आप वैल्यूज को मिक्स कर दोगे। तो पेनल्टीज अगेन आप तभी याद करो जब आप श्योर हो कि आपको याद हो जाती है, वरना आप स्किप कर दो। तो इसको आप अपने लेवल पे घर पे बुक से रीड कर लेना। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट कन्वर्जन। अब अगर हमारी एक सेक्शन 8 कंपनी है और हम उस सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी, मान लो पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है। कुछ कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती है अगर हमें अपनी सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है, सबसे पहले हेडिंग क्या है, कंडीशंस फॉर कन्वर्जन ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। और ये जो कंडीशंस दे रखी है आपको कन्वर्जन की, ये आपको कहां पर गिवन है, रूल नंबर 21 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ठीक है। चलो, अब देखो आपकी सेक्शन 8 कंपनी बनी हुई है, अब हम उस सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको क्या पास करना है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्टेप 1, पास एसआर। अब सुनो ध्यान से, आपको मैंने बताया था जनरल मीटिंग जब भी होती है, मेंबर्स की मीटिंग, तो ऑब्वियस ही बात है उसके पहले हम मेंबर्स को नोटिस इशू करते हैं, ठीक है। हम मेंबर्स को नोटिस इशू करते हैं कि भाई आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। और जब भी कोई स्पेशल टाइप का बिजनेस होता है तो मेंबर्स को बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है कि यार इस जो हम मीटिंग को बुला रहे हैं वो मीटिंग में हम ये काम करने वाले हैं, और उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, मेंबर्स को इससे क्या बेनिफिट होगा, कंपनी को इससे क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, क्या रीजन है ये काम करने का। तो हम जो भी करने वाले हैं मीटिंग में, अगर कोई स्पेशल काम करने वाले हैं, स्पेशल बिजनेस करने वाले हैं, तो हम मेंबर्स को नोटिस के साथ में एक भेजते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या भेजते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजते हैं। तो अब यहां पर भी क्या बोला कि जो हम ये जनरल मीटिंग बुलाकर एसआर पास करने वाले हैं, इस मीटिंग का नोटिस जाएगा, उस नोटिस के साथ आपको क्या भेजना है मेंबर्स को, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और उसमें क्या क्या चीजें लिखी होंगी, आप क्या क्या बातें बताओगे मेंबर्स को। देखो, सबसे पहले आप बताओगे कि भाई आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपके एमओए के अकॉर्डिंग आपके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी अभी तक उस कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स थे, सेक्शन 8 कंपनी के अभी क्या ऑब्जेक्ट्स थे, क्या रीजन है कि अभी जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसको सेक्शन 8 स्ट्रक्चर में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में रीजन फॉर कन्वर्जन, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो लिख देना। नए वाले क्या ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, और उस नए वाले ऑब्जेक्ट्स को रखने का क्या रीजन है वो आपको बताना होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी होती है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो अभी एज अ सेक्शन 8 कंपनी उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब आपको बताना होगा मेंबर्स को। कौन सी टैक्स एग्जेम्पशंस मिल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी ग्रांट्स, डोनेशन वगैरह, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह दे देती है फ्री में या कंसेशनल प्राइजेस पे। जैसे मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ है, तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ही दे दे, तो वो भी तो बेनिफिट हो गया। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज मिली हुई है एट कंसेशनल रेट्स, उसकी डिटेल्स वगैरह ये सब आप बताओगे। डोनेशन अगर मिली है कंपनी को तो ये सब चीजें भी आप बताओगे उसमें। अच्छा, प्रपोज्ड कन्वर्जन, मतलब जो कन्वर्जन होने वाला है उसका मेंबर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, मैं बताना होगा ना मेंबर्स को, तभी तो वो डिसाइड करेंगे कि हमें अप्रूवल देना है, एसआर पास करना है कि नहीं करना है।
तो मेंबर्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो आपको बताना है। और इसके अलावा क्या बोला है कि कन्वर्जन होने के बाद मेंबर्स को क्या फायदा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें किसी से अप्रूवल लेना होता है किसी चीज का, तो हमें उसको भी गिनाने पड़ते हैं ना कि यार अगर आप हमारे लिए ये कर दोगे, हमारी बात मान लोगे, तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो वही वाली चीज है, मेंबर्स को क्या बेनिफिट होगा हमें वो उनको बताना होगा। तो ये सब चीजें हम नोटिस के साथ जो लगाएंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसमें सब चीजें हम मेंबर्स को बताएंगे। ठीक है, चलो। तो पहला स्टेप क्या हो गया, एसआर पास करना है। अब आ जाओ सेकंड, एसआर की कॉपी हमें देनी है आरओसी को, और एसआर की कॉपी जाती है एमजीटी 14 फॉर्म में। ये आप बहुत जगह पढ़ोगे, जहां पे भी एसआर पास हुआ तब तब हमें एमजीटी 14 फॉर्म फाइल करना होता है आरओसी के पास में। अच्छा, अब एप्लीकेशन जाएगी ना फॉर कन्वर्जन, तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो कंपनी है उसको क्या करना होगा, उसको एप्लीकेशन लगानी होगी कि हमें कन्वर्ट करना है। अब ये एप्लीकेशन आरओसी के पास जाती है हमेशा, लेकिन इस केस में एप्लीकेशन आरओसी के पास नहीं जाएगी, किसके पास जाएगी, आरडी। आरओसी के ऊपर लेवल पे जो अथॉरिटी होती है उसे हम कहते हैं आरडी। जनरली हमें सीजी से अप्रूवल लेना होता है, और सीजी जो है वो अपने पावर्स डेलीगेट कर देता है किसको, रीजनल डायरेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है किससे अप्रूवल लेनी है, आरओसी से अप्रूवल नहीं लेनी है हमें, यहाँ पे अल्टीमेटली किससे अप्रूवल लेनी है, आरडी, मतलब हमें सीजी से अप्रूवल लेनी है कन्वर्जन की। ठीक है, तो किसके पास पावर्स हैं यहाँ पे कन्वर्जन को अप्रूव करने की, आरडी के पास पावर है, रीजनल डायरेक्टर, ये आरओसी के ऊपर होती है अथॉरिटी। ठीक है, जिसको सीजी ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी होती है। तो एप्लीकेशन जाएगी किस फॉर्म में, आईएनसी 18 फॉर्म में एप्लीकेशन जाएगी। और हमें एप्लीकेशन के साथ क्या लगाना है, एसआर की कॉपी, मीटिंग का जो नोटिस गया था, स्टेटमेंट गया था, वो लगाना है। अच्छा, इसके अलावा हम जो ये नोटिस है ना, एक नोटिस भेजेंगे, किसको भेजेंगे, अथॉरिटीज को, बिकॉज देखो सेक्शन 8 कंपनी है, तो अभी आपको बहुत सारी अथॉरिटीज से बेनिफिट या कंसेशन मिले हुए होंगे। अब आप अपने आप को सेक्शन 8 से एक अदर नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करने वाले हो, तो हमें अथॉरिटीज से एनओसी लेनी होती है, तो हम उनको नोटिस देते हैं। तो हमने उन अथॉरिटीज को नोटिस दिया है या नहीं दिया है, उसका हमें प्रूफ लगाना होगा। ये अथॉरिटीज को नोटिस देना है, ये बात हम कहां पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल नंबर 22 में। तो ये तीन चीजें आपको लगानी है एप्लीकेशन के साथ में रीजनल डायरेक्टर को। ठीक है, अच्छा, तो अप्रूवल के लिए तो एप्लीकेशन जाएगी आरडी के पास में, पर इंटीमेशन देखो, एक होता है अप्रूवल लेना, किसी से हम पूछ रहे हैं कोई चीज, एक होता है इंटीमेट करना, बताना। जैसे मान लो आप घर पे पापा से पूछते हो कि पापा मैं यहाँ पे चला जाऊं क्या, मम्मी को बताते हो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बात खत्म है ना। तो वही चीज है, आरडी से हमें पूछना है और आरओसी को हमें सिर्फ इंटीमेट करना है, कि कंपनी इंटीमेट करेगी आरओसी को, ठीक है, कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं, और हमने एप्लीकेशन लगा दी है आरडी को। उस एप्लीकेशन की कॉपी किसको लगानी होगी, आरओसी को। ठीक है, और जो भी एनेक्सचर डॉक्यूमेंट साथ में गए हैं वो सब चीजें आपको आरओसी को बता देना है, बस पूछना नहीं है आरओसी से, पूछना किससे, आरडी से। चलो, तो ये तो अपना कौन सा हो गया, रूल नंबर 21 के अकॉर्डिंग हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी। अब एक और रूल है, अदर कंडीशंस, कुछ एक्स्ट्रा और भी कंडीशंस हैं जो कि आपको कन्वर्जन के लिए माननी होगी। ठीक है, जो कि हमें गिवन है रूल नंबर 22 में। देखो क्या बोला है, अदर कंडीशंस टू बी कंप्लाइड बाय सेक्शन 8 कंपनी सीकिंग कन्वर्जन। अब ये अदर कंडीशंस क्या है, देखो सबसे पहले क्या बोला है आपको यहाँ पे, सबसे पहले आपको वही है, एक नोटिस पब्लिश करना है। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी एग्जिस्टिंग कंपनी वाले में, यहाँ पर भी वही है कि आपको, क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू नॉर्मल कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ठीक है, तो आपको सबसे पहले बाकी सबको बताना होगा, पब्लिक को बताना होगा कि भाई अभी तक हम सेक्शन 8 कंपनी थे, अभी हम चेंज हो रहे हैं। तो आपको एक नोटिस पब्लिश करना होगा, आईएनसी 19 फॉर्म नंबर है इसका। ठीक है, देखो क्या बोला, जिस दिन आपने आरडी को एप्लीकेशन लगाई है, उस डेट से, एप्लीकेशन वाली डेट से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको नोटिस पब्लिश कर देना है। वही कहाँ कहाँ पे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नैक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, और वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। ठीक है, तो एक इंग्लिश, एक वर्नैक्युलर, और वेबसाइट पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। 1 हफ्ता कहां से काउंट होगा, एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन लगाई उसके अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको नोटिस पब्लिश करना है। और आपने नोटिस पब्लिश कर दिया, ये प्रूफ किसको देना है, आरडी को देना है। ठीक है, चलो, इसके बाद क्या बोला है कि जो आपने ये ऊपर नोटिस था, वो नोटिस की कॉपी, और जो आपने आरडी को एप्लीकेशन लगाई थी उसकी कॉपी, और सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब
आपको और किसको भेजने हैं, अथॉरिटीज को, क्योंकि हम अभी किसको बता रहे हैं, अथॉरिटीज को भी बता रहे हैं कि भाई अभी तक तो हम सेक्शन 8 कंपनी थे, अब से हम सेक्शन 8 कंपनी नहीं होने वाले हैं, अब हम कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको साइमल्टेनियसली किसको और बतानी है, चीफ कमिश्नर, मतलब सारी अथॉरिटीज के नाम है ये, ठीक है। किसको बतानी है, सबसे पहले चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, बिकॉज आपको बहुत सारे इनकम टैक्स बेनिफिट्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर को बतानी है चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी उसको बताना है, और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सीजी या एसजी का डिपार्टमेंट उसको बताना है। तो ये सब चीजें आपको इन सब अथॉरिटीज को भी बतानी होगी। और ये जो अथॉरिटीज हैं, ये जो अथॉरिटीज हैं, ये अथॉरिटीज सब कुछ चेक करके इनकी कोई रिप्रेजेंटेशंस है, मान लो इनको कुछ ऑब्जेक्शन है या इनको कुछ बोलना है या इनको कुछ पूछना है कंपनी से, जो भी इनके इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेशंस आरडी को बता सकती हैं। कितने डेज में, नोटिस मिलने के 60 दिनों में। जिस दिन हमने इनको नोटिस दिया, इनके पास 60 डेज का टाइम है, अगर इनके कोई भी रिप्रेजेंटेशंस हैं तो वो ये रिप्रेजेंटेशंस किसको बता देंगी, आरडी को बता देंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1 क्या था, नोटिस पब्लिश करना। पॉइंट नंबर 2 क्या था, ये सब की जो नोटिस वगैरह की कॉपी है, एप्लीकेशन की कॉपी है, अथॉरिटीज को देना। नेक्स्ट है बोर्ड डिक्लेरेशन देगा, अपने जो कंपनी के बीओडी हैं वो डिक्लेरेशन देंगे कि हमने हमारी जो भी कोई प्रॉपर्टी है या जो भी कोई इनकम है वो हमने किसी भी तरीके से मेंबर्स को नहीं दी है। यानी देखो ऑब्वियसली बात है, सेक्शन 8 कंपनी है तो मेंबर का कुछ भी नहीं है, सब कुछ सोशल वेलफेयर के लिए है। तो हमने किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी या इनकम मेंबर को नहीं दी है, ना तो डिविडेंड के तौर पे, ना किसी बोनस के तौर पे, मेंबर्स के पास हमने कुछ भी नहीं दिया है। नेक्स्ट हमें लेनी है एनओसी। नेक्स्ट हमें क्या लेनी है, एनओसी, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे, अगर कंपनी ने किसी भी अथॉरिटी से कोई भी स्पेशल बेनिफिट, प्रिविलेज, एग्जेम्पशन, ग्रांट्स, कुछ भी बेनिफिट किसी भी अथॉरिटी से अगर कंपनी ने ले रखा है, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, तो अगर कंपनी ने किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी अथॉरिटी से कोई स्पेशल बेनिफिट ले रखा है, तो कंपनी एनओसी ऑब्टेन करेगी उस अथॉरिटी से। अगर उस अथॉरिटी की टर्म्स एंड कंडीशन जो थी बेनिफिट की, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कभी भी आगे जाके कन्वर्ट करोगे तो हमसे पहले पूछोगे, हमसे पहले एनओसी लोगे, तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें इनसे एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई तुम लोग कन्वर्ट हो रहे हो जाओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी एनओसी हमें उन अथॉरिटीज से लेनी होगी जिन अथॉरिटीज से हमने बेनिफिट ले रखा है। और वो एनओसी सिर्फ लेके अपने जेब में नहीं रखनी है, वो एनओसी लेके आपको किसके पास फाइल करनी है, आरडी के पास फाइल करनी है, एप्लीकेशन के साथ ही, ठीक है। तो टू बी फाइल्ड विद आरडी अलोंग विद एप्लीकेशन। तो ये सारी जो बेसिकली चीजें हैं वो आपको करनी है स्टेप नंबर 4 में। इसके बाद में देखो क्या आता है अपना, अब नेक्स्ट हमें क्या स्टेप करना है, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स बाय द कंपनी। देखो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, एनुअल रिटर्न्स होंगे, ये सब भी आपको फाइल करना है। अच्छा, जो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, ये आपको कब तक फाइल करना है, अप टू फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हमने एप्लीकेशन लगाई थी 1 अप्रैल 2026 को, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक के, अप टू फाइनेंशियल ईयर ये वाला प्रीवियस वाला, यानी आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक के, एक साल पहले जो फाइनेंशियल ईयर है वहां तक के आपको क्या लगाने होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे देखो और बोली है कि अगर एप्लीकेशन जो है, अच्छा पहले आप इसको मत पढ़ो वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल सुनो। देखो जैसे इस केस में तो हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने एप्लीकेशन कब लगा दी थी, 1 अप्रैल 26 को ही लगा दी थी। तो बहुत ही सिंपल है, हम इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह लगा देंगे 25-26 के, ठीक है। अच्छा, मान लो मैंने एप्लीकेशन 30 अप्रैल को लगाई होती, 30 अप्रैल को, तब भी कोई बात नहीं, हम कहां तक के लगा देंगे, 25-26 तक के लगा देंगे। अगर मान लो मैंने एप्लीकेशन लगाई होती 30 मई को, तब भी कोई बात नहीं, 2 ही तो महीने हुए, अप्रैल और मई, कोई बात नहीं है, आप 2 महीने जो है उसके मत लगाओ, पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के लगा दो। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, अगर आपने क्या काम किया, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर एंड अपना कब होता 31 मार्च, तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 महीने के एक्सपायर होने के बाद एप्लीकेशन लगाई है, तो वो जो 3 महीने है ना, उनका भी आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा।
इसका मतलब जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2026। तो अब मान लो मैंने एप्लीकेशन जो है वो कब लगाई है, एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने एप्लीकेशन लगाई है 30 जुलाई को, मतलब मार्च के बाद कितने महीने बाद मैंने एप्लीकेशन लगाई है, अप्रैल का मंथ चला गया, मई का मंथ चला गया, जून का मंथ भी चला गया और जुलाई का मंथ भी एंड आ गया एकदम। मतलब यहाँ मैंने 4 महीने के बाद एप्लीकेशन लगाई है। तो तुम्हें नहीं लगता 4 महीने में कंपनी में बहुत कुछ हो गया होगा? तो क्या सिर्फ मार्च तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाना सही है? तो बोला नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पे क्या बोला कि ईयर एंड होने के 3 महीने खत्म होने के बाद अगर तुम एप्लीकेशन लगाते हो तो तुम्हें उस केस में एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी लगाना होगा। एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी लगाना होगा कि ये जो 3 महीने थे इसमें कितना कितना काम हुआ, इसमें क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, और तुम खुद नहीं लिख सकते हो, उसको एक सीए सर्टिफाई करेगा, सर्टिफाइड बाय सीए, ये भी हमें फाइल करना होगा। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन कब लगाई है, 30 जुलाई तक, तो 30 जुलाई को, तो क्या मैं 30 जुलाई तक का स्टेटमेंट बनवा के लाऊं सीए से? मेरे लिए फालतू बैठे हैं लोग कि मुझे आज ही एप्लीकेशन लगानी, तो आज की डेट तक के मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए, आज की डेट तक की मुझे फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, इतना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये बोला है कि चलो ठीक है, तुम जिस दिन एप्लीकेशन लगा रहे हो उस डेट तक का स्टेटमेंट मत लगाओ, उस डेट के 30 डेज पहले तक का स्टेटमेंट लगा दो। ये भी हमने पहले भी बात की थी कि तुम जिस दिन जो है एप्लीकेशन लगा रहे हो उस डेट तक का मत लगाओ, कुछ टाइम पहले का लगा दो, इतना तो कर ही सकते हो। तो कितना डेज का पहले का लगा सकते हैं हम, 30 डेज पहले का। हम ये नहीं बोल सकते कि हम 30 जुलाई को एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो हम जो फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे वो मई तक की बताएंगे, नहीं। आपको जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है उससे 30 दिन पहले तक का तो बताना ही पड़ेगा, मतलब आपको कब तक का लगाना ही पड़ेगा, अप टू 30 जून तक का तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज कब आएगी, जब आपने 3 महीने खत्म होने के बाद आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेशन लगाई है। तो ये एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है पॉइंट नंबर 5 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। इसके बाद में सिंपल है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का क्या जाएगा, डिक्लेरेशन जाएगा, वही सीए सीएस या सीएमए प्रैक्टिस की जो भी कंडीशंस हैं रिलेटिंग टू कन्वर्जन वो हमने सारी कंडीशंस कंप्लाई कर ली है। देन जो भी अथॉरिटीज वगैरह थी है ना, आरडी आपको बोल सकता है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी का हमें क्या ला कर दो, अप्रूवल ला के दो। तो अगर आरडी ने आपको बोला है कि हमें अप्रूवल चाहिए इस अथॉरिटी का तो आपको वो अप्रूवल लाकर देना होगा। ठीक है, एंड फाइनली आरडी ऑर्डर फॉर कन्वर्जन पास कर देगा, या तो आपके कन्वर्जन को अप्रूव कर देगा या वो अप्रूव नहीं करेगा। तो अगर आरडी सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्डर पास करके कन्वर्जन को अप्रूव कर देगा, और हो सकता है वो आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा दे कि ठीक है हम कन्वर्जन को अप्रूव तो कर रहे हैं लेकिन तुम्हें ये टर्म्स एंड कंडीशंस माननी होगी। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन जो आपके ऊपर लगा सकता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन में ये 3 कंडीशंस भी आपके ऊपर लगा सकता है। अभी देखो 3 कंडीशन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले तो क्या बोला कि ऑब्वियस सी बात है, अभी तक आप सेक्शन 8 कंपनी थे और अब आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहोगे। तो सेक्शन 8 कंपनी थे तब तक तो आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, बट क्योंकि अब से आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी आपको प्रिविलेजेस या स्पेशल स्टेटस या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आफ्टर कन्वर्जन आप उसको नहीं ले सकते, नहीं क्लेम कर सकते और आपको गिव अप करना होगा जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे आपको मान लो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है तो अब से नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अगर कंपनी ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर की थी जब वो सेक्शन 8 कंपनी थी फ्री ऑफ कॉस्ट या एट कंसेशनल रेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट या एनी अथॉरिटी, तो उसको डिफरेंस पे करना होगा। अब देखो क्या मतलब है इसका, उसको डिफरेंस पे करना होगा बिटवीन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन टू सच गवर्नमेंट या अथॉरिटी। क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल पढ़ो तब समझ में आएगा। जैसे मान लो ये जो अपनी एबीसी फाउंडेशन है ये एक सेक्शन 8 कंपनी थी और 2020 ईयर में ये जो कंपनी थी इसको गवर्नमेंट ने लेट्स से कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड दिया, और ये जो लैंड था ये लैंड मान लेते हैं कि जो है इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा थी लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कंसेशनल रेट पे दिया। गवर्नमेंट ने लेट्स से इसको ये लैंड कितने ही रुपए में दे दिया, 1 करोड़ में ही दे दिया। ठीक है, मान लेते हैं इस लैंड की जो प्राइस है वो 4 करोड़ थी उस टाइम पे, पर गवर्नमेंट ने उसको
कितने में दे दिया? 1 करोड़ में, क्योंकि ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो गवर्नमेंट ने इसको कंसेशनल प्राइस पे ये लैंड दे दिया। ठीक है जी। अब ये जो कंपनी है 2026 में कन्वर्ट कर रही है, तो लैंड तो कंपनी के पास है अभी। तो अब क्या बोला कि क्योंकि अब तुम कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब ये लैंड की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 6 करोड़। पर तुम्हें ये लैंड कितने में मिल रखा है? 1 करोड़ में। तो अब ये लैंड की वैल्यू कितनी हो गई है? 6 करोड़ की, और तुम्हें ये लैंड कितने में मिला हुआ है? 1 करोड़ में। अब तुम कन्वर्ट करोगे तो ये लैंड तो तुम्हारे पास ही रहेगा। तो अब इस केस में तुम्हें तो बेनिफिट हो गया। तो हर कोई ऐसे ही करेगा, पहले अपने आप को क्या बना लेगा? सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट से बेनिफिट ले लेगा, कम प्राइस पे प्रॉपर्टी ले लेगा, फिर कन्वर्ट कर लेगा। तो ऐसे नहीं चलता। तो इस केस में क्या बोला? तुम्हें गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। अब तुम्हें गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना होगा? जितनी आज मार्केट वैल्यू चल रही है, ठीक है, वो वाली वैल्यू लो, मतलब 6 करोड़, और तुमने जितनी पेमेंट कर रखी है पहले उसको माइनस करो, तो कितना आया? 5 करोड़ का डिफरेंस। तो अब तुम्हें गवर्नमेंट को 5 करोड़ का डिफरेंस पे करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला? मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू चेक करनी है। ये नहीं चेक करना है कि 2020 में कितनी वैल्यू थी। 2020 में तो भले लैंड 4 करोड़ का था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें तो कितने का मिला? 1 करोड़ का, और अभी वो लैंड कितने का है? 6 करोड़ का। तो तुम्हें तो 6 माइनस 1, गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा? 5 करोड़। तो ये बोला है पॉइंट नंबर 2 में कि आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना होगा गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को। और तीसरा देखो क्या बोला है, हो सकता है आपके पास में पिछले सालों का कोई क्या पड़ा हुआ हो, कोई कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ हो या अनयूटिलाइज्ड इनकम पड़ी हुई हो, मतलब पिछले सालों का प्रॉफिट या इनकम अभी तक तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है। तो तुम्हें उस प्रॉफिट का क्या करना है? क्या घर लेके जाना है? क्या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, तुम सेक्शन 8 कंपनी हो, तो तुम्हें उस प्रॉफिट का क्या करना है? तो सबसे पहले क्या बोला? ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारे पास पैसा वगैरह होता है हम उसका यूज करते हैं टू पे ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज। तुम्हारी जो भी लाइबिलिटीज है ना, जो भी तुम्हारे डेट्स वगैरह है उनको पे करो, जिसमें कौन से आ जाएंगे? सारे के सारे जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, मतलब जो हमें गवर्नमेंट को पैसा पे करना है, टैक्स वगैरह पे करना है, कोई ड्यूटीज वगैरह पे करनी है, जो भी तुम्हारे कौन है क्रेडिटर्स हैं तुम्हारे, उनको पे करना है, तुम्हें एम्प्लॉय का पैसा, उनकी सैलरी, उनके वेजेस, उसको पे करो। और तुमने ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई डायरेक्टर वगैरह हो, तुमने उससे लोन लिया हो, मतलब कंपनी ने उससे लोन लिया हो, तो वो भी लाइबिलिटी है, तो फिर लास्ट में उसको रीपे कर दो, जो प्रमोटर्स या मेंबर्स वगैरह ने तुम्हें लोन वोन दिया है। तो मतलब अल्टीमेटली सबसे पहले क्या बोला कि जो तुम्हारे पास इनकम या प्रॉफिट है उसको सबसे पहले किस में यूज करो? सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में यूज करो। और अगर वो सब पेमेंट करने के बाद कोई बैलेंस बच जाए, जैसे मान लो हमारे पास में कितनी इनकम थी? 5 करोड़ की, ये सब लाइबिलिटीज हमारे पास में कितनी थी? 4 करोड़ की, तो हमने 4 करोड़ का पेमेंट कर दिया। अभी अपने पास कितना बचा? 1 करोड़ का बैलेंस बचा। तो 1 करोड़ का बैलेंस अपने घर पे लेके मत जाना, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी है। तो मैम क्या करना होगा? 1 करोड़ का जो बैलेंस है वो तुम्हें एक फंड बना हुआ है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कंपनीज एक्ट में, इस फंड में ट्रांसफर करना होगा 30 डेज ऑफ रिसीविंग अप्रूवल। यानी जिस दिन तुम्हें कन्वर्जन का अप्रूवल मिल गया आरडी से, उसके 30 डेज के अंदर अंदर जो ये बैलेंस पैसा है उसको तुम इस फंड में डाल दो, अपने घर पे लेके नहीं जाना है। सिंपल, ये तो हम हमेशा से बात कर ही रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपके ऊपर आरडी लगा सकता है अप्रूवल देने के साथ साथ। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट नंबर 8। इसके बाद देखो क्या बोला, ये तो हमने कल भी बात की थी कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे कंपनी को। तो वो मान लो अगर आरडी अप्रूवल देने से मना कर रहा है या कुछ कंडीशन लगा रहा है कंपनी के ऊपर, तो पहले कंपनी को क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अच्छा, लास्ट क्या बोला है? अगर आरडी का अप्रूवल आ गया तो अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी करेगी जनरल मीटिंग और एसआर पास करके अब वो अपने एमओए और आर्टिकल्स को अमेंड करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अभी तक उसके एमओए और आर्टिकल्स में क्या लिखा था? सोशल वेलफेयर और ये सब चीजें। अब कौन सी कंपनी बन रही है? वो नॉर्मल कंपनी। तो ऑब्वियसली बात है अब वो अपने एसआर पास करके मेंबर्स का अप्रूवल लेके एमओए और आर्टिकल्स को अमेंड करेगी। ठीक है, और इसके अलावा आरओसी के पास में कुछ फाइलिंग्स करेगी। आरडी का अप्रूवल आ गया, वो आप फाइल कर दो आरओसी के पास में 30 डेज में। आपने अमेंड कर दिया एमओए आर्टिकल्स, उसको फाइल कर दो आप विद आरओसी। ठीक है, और इसके अलावा डिक्लेरेशन जाएगा बाय डायरेक्टर्स कि आरडी ने जो भी हमें कंडीशंस बोली थी वो सब हमने मान ली है। तो ये तीनों चीजें हम किसको बता देंगे? आरओसी को बता देंगे। ठीक है, और फाइनली आरओसी हमें क्या इशू कर देगा? फ्रेश
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जैसे ही आरओसी को सब डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो आरओसी रजिस्टर करके हमें फ्रेश सीओआई इशू कर देगा और हमारी कंपनी कन्वर्ट हो गई इनटू दूसरी कंपनी। क्लियर है? तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस हो गया कन्वर्जन का। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्जन लिखो ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। एंड विद दिस जो अपना चैप्टर नंबर 3 है वो चैप्टर 3 अपना पूरा होता है कंप्लीट। ठीक है, चलो एक बार हम इसको बुक से भी गो थ्रू कर लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले अपने पास सेक्शन समरी थी जो हमने पढ़ी ली थी। कौन कौन से सेक्शन हमने कंप्लीट किए? सेक्शन 3 कंपनी का फॉर्मेशन, 7 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, 10 है कमेंसमेंट एंड सेक्शन 8 इज एनपीओ। ठीक है, सेक्शन 3 हमने कर ही लिया यहाँ पे। इसके बाद में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7, स्पाइस प्लस के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, देन हमने स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन पढ़ लिए, चारों स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, नेम अप्रूवल हो गया, डॉक्यूमेंट फाइलिंग हो गया, सीओआई हो गया, सीआईएन हो गया, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, ये मैंने आपको रूल नंबर 16 कल बुक से पढ़ा ही दिया था, जो डिटेल्स थी सब्सक्राइबर की, है ना, वो हमने कल पढ़ ही लिया था। देन आता है सेक्शन 10A, दैट इज व्हाट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये हमने कंप्लीट कर लिया था कल। और आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? सेक्शन 8। अच्छा, मैंने आपको कल ही बता दिया था, जो ओपीसी वाला सारा टॉपिक है, जो स्पेशल कंपनीज है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ओपीसी, ये मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर 2 में करवा दिया। ठीक है, तो यहां से आप रीड कर सकते हो, नोट्स आपको जो है चैप्टर 2 में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में कहां पे आ जाओ आप? एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी जो है वो हमने यहाँ पे सारी कंप्लीट कर ली, मीनिंग वगैरह। देन लाइसेंस फॉर न्यू कंपनीज। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा एग्जिस्टिंग कंपनीज, तो लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, ये हमने रूल 20 पढ़ लिया उसका। ठीक है, इसके बाद देखो अपना क्या टॉपिक था? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर ही लिया। इसके बाद में पेनल्टी है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपको अपने लेवल पे रीड करनी है, कि अगर कोई कंपनी कोई भी डिफॉल्ट कर रही है इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स, तो कंपनी के ऊपर क्या आएगी एंड देन डायरेक्टर और ऑफिसर के ऊपर क्या आएगी, इसको आप अपने लेवल पे एक बार रीड कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में कन्वर्जन था, तो हमने दोनों पढ़ लिए। रूल नंबर 21 भी हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें कंडीशंस थी, और इसके बाद में हमने यहाँ पे रूल नंबर 22 जो है अदर कंडीशंस, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये सारा। एंड विद दिस जो अपना चैप्टर नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वो भी अपना होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 4 है एमओए एंड आर्टिकल्स, वो बिगिन कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।